नमस्कार दोस्तों, द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दौलत शर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे संस्थान पर जेट ICR BHU प्री PG एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ऑनलाइन क्लास है। हमारे DCI ऐप पर जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उस पर उपलब्ध है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम जो देखेंगे, जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो प्रकाश संश्लेषण चल रहा था हमारा। पिछले 2 वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं इसकी। आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखो, हम जो जितना भी बेसिक कंसेप्ट था जो हमको सीखना था, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कैसे होता है, किसकी ज़रूरत है, क्या होना है, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। आज हम टॉपिक को सीरियसली स्टार्ट करते हैं कि रियलिटी में होता क्या है। तो हमने पूरा एक बार देखा था, तो एक बार मैं वापस से इसको रिटर्न में लाता हूँ तुम्हारे लिए। तो इसको देखो, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो था प्रकाश संश्लेषण। आज इसको स्टार्ट करेंगे हम। अभी तक हमने बेसिक स्टार्ट किया है इसका पूरा का पूरा। सबसे पहले हमने बात की थी, वैज्ञानिक था कौन सा, ब्लैकमैन। 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन जिसे बोलते हैं, और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया पहली क्लास में ही देख चुके हैं हम इनको। आज इनको हमें डिटेल में पढ़ना है पूरा का पूरा। तो हमने देखा था इसमें कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक में हमने जो बेसिक कंसेप्ट समझा था वो समझना है। यहाँ पर मैंने बताया था अप्रकाशिक अभिक्रिया में पादप किसका निर्माण करेंगे, भोजन का। तो भोजन बनाने के लिए पादप के पास आटा, पानी, गैस 3 रिक्वायरमेंट थी, जिनमें से आटा था CO2, पानी था H2O, गैस मतलब ATP। मतलब पादप के पास ATP की जरूरत थी, ATP नहीं थे। तो हमने देखा कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में भोजन बन रहा है, तो इसका मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, ATP निर्माण होगा, ATP निर्माण। यहां पर ATP का निर्माण होना था। और उसके बाद हमने देखा था कि यहां पर एक वैज्ञानिक और आया निकलकर, जिसका नाम था अर्नोन। अर्नोन ने प्रकाशिक अभिक्रिया को भी 2 भागों में बांटा था, चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय प्रक्रम और दूसरा था अचक्रीय प्रक्रम। और हमने इसमें देखा था चक्रीय प्रक्रम एक बार चलेगा, कितने ATP बनेंगे, 2 ATP का निर्माण होगा। और एक बार अचक्रीय प्रक्रम चलेगा तो 2 NADPH2, जो 3 ATP के बराबर है 1, तो 6 ATP हो गए टोटल, प्लस 1 ATP। मतलब चक्रीय प्रक्रम है वो एक बार में 2 ATP बना के देगा, और अचक्रीय प्रक्रम एक बार में 2 NADPH2 और 1 ATP, मतलब 7 ATP बना के देगा। और इसके अलावा जो हमने और देखा था बेसिक कंसेप्ट इसका, वो हमने देखा था इसमें कौन कार्य करता है, PS फर्स्ट कार्य करता है। PS फर्स्ट क्या है, तो वर्णक तंत्र प्रथम है। ये वर्णक तंत्र फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, जो कार्य करता है चक्रीय प्रक्रम में। इमर्सन अर्नोल्ड में हमने देखा था इसको पूरा का पूरा। अचक्रीय प्रक्रम में देखा हमने, अचक्रीय प्रक्रम में कौन वर्क करते हैं, तो PS सेकेंड प्लस PS फर्स्ट, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। मिलकर को याद रखना, मिलकर कार्य करते हैं। तो हम यहाँ तक देख चुके थे, पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ चुके थे पूरा का पूरा। आज हमने जो ये चार्ट बनाया है इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है हमको। सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद ब्लैकमैन मेनली अप्रकाशिक अभिक्रिया को खोजेगा, पर जैसे ही अप्रकाशिक अभिक्रिया खोजने में आएगी तुरंत कौन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, प्रकाशिक अभिक्रिया निकल के आ जाएगी, जिसको हेल अभिक्रिया भी कहा जाता है। वो आगे देखेंगे, जिसमें किसका निर्माण होना है, ATP का निर्माण होना है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या बनेगा, भोजन। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो ATP बन के आएंगे वो चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रमों के माध्यम से आएंगे। चक्रीय प्रक्रम एक बार में 2 ATP देगा, और अचक्रीय प्रक्रम एक बार में 2 NADPH2 और 1 ATP देगा। चक्रीय प्रक्रम में PS फर्स्ट कार्य करता है, चक्रीय प्रक्रम में PS सेकंड और फर्स्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये हम फर्स्ट क्लास में देख चुके थे। आज मैंने वापस से तुमको थोड़ा सा समझाया है वापस, ताकि हमें इनकी ज़रूरत है, हमें ये पढ़ने हैं, तो एक बार वापस से तुम्हें याद आ जाए पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पूरा का पूरा। किससे समझना है, वही आटा, पानी और गैस। रोटियां बनानी थी मतलब ग्लूकोज बनाना था।
तो मैंने तुमको अभिक्रिया बताई थी 6CO2 आटा आ गया प्लस 12H2O मतलब पानी आ गया, आटा गूंद लिया। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, क्योंकि एटीपी प्रकाश मतलब दिन में बनेंगे। और क्या होना चाहिए? हरित लवक होना चाहिए। क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके रिलीज होंगे? ऑक्सीजन के, प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके? जल के। ये हम देख चुके थे पूरी की पूरी अभिक्रिया, और यहाँ पर हमने इस अभिक्रिया से समझा भी था। महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को जब देखा था हमने, पूरा का पूरा देखा था, तो यहाँ हमने देखा था कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और CO2 में भी कितने कार्बन हो गए? 6। तो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन आते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? CO2 से निकल के आते हैं। मेन फंडा किसका था? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन किससे निकल के आती है? जल से। किससे आती है? जल के अणुओं से आती है ऑक्सीजन, जो पादप प्रकाश संश्लेषण में छोड़ते ही हमने देख लिया था। ये सबसे पहले बॉन नील ने बताया था, रूबेन कामेन आसिद ने समस्थानिक O18 को उपयोग में लेकर इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया था। ये हम देख चुके हैं पूरा का पूरा। तो ये अभिक्रिया थी। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो देखो प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है पूरी की पूरी, और पादपों में हो रही है। तो समझना, इसकी परिभाषा निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पादप CO2 तथा जल को उपयोग में लेकर प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। ये एक परिभाषा निकल के आ गई, वापस से देख लो। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पादप CO2 तथा जल को उपयोग में लेकर प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं हम। तो हमने पिछली क्लासों में भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, उनको वापस से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी पर जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो महासागरीय शैवालों द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये था कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किसने की? तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था वो किया था किसने? जीवाणुओं ने किया था। ये ध्यान रखना है। तो जीवाणुओं ने किया था, पर सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन नहीं निकाली। ऑक्सीजन नहीं निकाली मतलब जो प्रकाश संश्लेषण हुआ वो अनऑक्सीजेनिक था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसने किया जिसमें क्या भी निकली? ऑक्सीजन भी निकली। अगला क्वेश्चन आता है, तो ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें ऑक्सीजन निकलती है पृथ्वी पर सबसे पहले किया था BGA, नील हरित शैवालों ने। ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था सबसे पहले ऐसा प्रकाश संश्लेषण जिसमें क्या निकलती हो? ऑक्सीजन निकलती हो। अगला जो क्वेश्चन आता है इससे बेसिक पॉइंट के थ्रू वो आता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण जो किया जाता है वो पत्तियों द्वारा किया जाता है। पादप में पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, पर ऐसे पादपों के नाम बताइए जिनकी जड़ें भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो ऐसे 2 पादप हैं हमारे पास प्रकाश संश्लेषण करने वाले, जिनका नाम है टीनोस्पोरा और दूसरा है ट्रापा। ट्रापा बोले तो सिंगाड़ा। टीनोस्पोरा, ट्रापा, 2 ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ें भी कैसी होती हैं? प्रकाश संश्लेषी होती हैं। जड़ें भी प्रकाश संश्लेषी हैं। टीनोस्पोरा, ट्रापा, 2 ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ें भी प्रकाश संश्लेषी होती है। ट्रापा मतलब सिंगाड़ा होता है, तुमने देखा होगा। इसकी जड़ें भी हरी होती है जिनमें हरित लवक पाया जाता है। और ये ट्रापा जो है पानी में, तो देखो किस तरीके से होता है। ट्रापा से समझते हैं हम, ये सब सिंगाड़े का पत्तियां, ये जड़ें, ये कीचड़ में धसी हुई हैं। तो इसकी जड़ों पर भी क्या पाया जाता है? हरित लवक होता है। तो देखो प्रकाश कैसे पहुंचेगा? हमने मेन पॉइंट ये आता है कि जड़ों में प्रकाश कैसे पहुंचता होगा। तो ये पादप जल में उगते हैं। अब जो प्रकाश आएगा वो विसरित होकर कहाँ पहुंचेगा? पानी के अंदर पहुंचेगा। तो जड़ों को प्रकाश मिल रहा है तो जड़ें भी क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। इन 2 पादपों के बारे में याद रखना। टीनोस्पोरा, ट्रापा की जड़ें कैसी होती हैं? प्रकाश संश्लेषी होती हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम देखते हैं मेन अपने चार्ट के हिसाब से। तो देखो प्रकाश संश्लेषण को, नेक्स्ट देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जनरल पॉइंट हो गए। अब देखते हैं ब्लैकमैन ने कितने भागों में बांटा? 2। मतलब मेनली ब्लैकमैन ने कौन सी अभिक्रिया खोजी थी? अप्रकाशिक अभिक्रिया खोजी थी। तो 2 अभिक्रिया निकल के आई हमारे पास, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में देखो मेन वापस से देख लो, आटा बोले तो CO2 कहाँ से आएगी? वातावरण से मिल जाएगी।
मतलब आटा है, जल मतलब पानी, बोले तो H2 कहाँ से मिलेगा, मृदा से, ये भी पादप को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। गैस बोले तो ATP, अब ये देखो पादप कोई भी चीज लेता है या तो वातावरण से लेता है या मृदा से लेता है। अब ATP ना तो वातावरण में है ना मृदा में, इसका मतलब पादप के पास ATP नहीं है, मतलब गैस नहीं है। तो सबसे पहले पादप को किसका निर्माण कराना पड़ेगा, ATP का। और ATP किस अभिक्रिया में बनते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया में बनते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहली क्लास में समझा चुका हूं उसको कि प्रकाशिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है। तो इसको याद रखने का तरीका, ATP मतलब बोले तो गैस, तो गैस हम कब भरा के लाते हैं, दिन में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, दिन में संपन्न होती है। इसीलिए हमको प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की। प्रकाश होगा तभी दिन होगा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, दिन में। और प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा, जो कि किस किस प्रक्रम में बनेंगे, चक्रीय और अचक्रीय में बन के आएंगे। अब कैसे बनते हैं वो आज देखना है हमको। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसको रॉबर्ट हिल वैज्ञानिक ने पूरा डिटेल में समझाया था, वो देखना है हमको। तो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में, प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया ढंग से समझना इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको क्या भी बोला जाता है, हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, जिसमें किसका निर्माण होगा, ATP बनेंगे। पादप ATP का निर्माण करेगा ताकि आसानी से क्या बन जाए, भोजन बन जाए। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, दिन में, या क्या बोल सकते हैं हम, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, दिन या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें जैविक ऊर्जा किसके रूप में बनेगी, ATP या NADPH2 के फॉर्म में बनेगी। नॉर्मली ATP ही देखते हैं हम, तो ATP के रूप में बनेगी ऊर्जा यहाँ पर। तो अब इसको बारे में देखते हैं हम। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया को समझो और फिर हम देसी तरीके से समझते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जो आगे हम देखेंगे चक्रीय चक्रीय प्रक्रमों का मतलब क्या है, तो वो समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम एक हरित लवक की स्टडी करें, हरित लवक को देखें हम ढंग से, तो हरित लवक में क्या मिलेगा, तो सुनो। हरित लवक की इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले एक मिलता है अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र, ये वर्णक होते हैं मेनली, इनको देखेंगे तो जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र। और इस अभिक्रिया केंद्र को चारों ओर से जो कवर करके रखते हैं, तो मैं नीचे की साइड ही बना रहा हूं, इनको बोलते हैं सहायक वर्णक अणु। सहायक वर्णक अणु। तो ये एक हरित लवक की मेन हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हमारे काम आनी है प्रकाशिक अभिक्रिया को समझने के लिए। तो इसको देखो ढंग से। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोलर प्लेट। सोलर प्लेट से समझेंगे, जो सौर ऊर्जा वाली प्लेट होती है उससे समझेंगे इसको प्रकाशिक अभिक्रिया का काम क्या है। तो देखो सोलर प्लेट नॉर्मली हम बेसिक से देखें, इसको समझें तो क्या होती है कि सोलर प्लेट जो होती है जो छत पर लगी होती है। अब थोड़ी सी यहाँ केमिस्ट्री काम आएगी और इतनी केमिस्ट्री तो तुम्हें आती होगी, जनरल है। तो ये सोलर प्लेट है, ये किससे बनी हुई है, अणुओं से। किससे बनी हुई है, अणुओं से। तो सोलर प्लेट का कंसेप्ट होता है कि जब इस पर क्या पड़ता है, प्रकाश। और प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। तो प्रकाश एक ऊर्जा होती है। तो ये प्रकाश के बारे में समझना, प्रकाश एक ऊर्जा है, किस पर पड़ी, सोलर प्लेट पर पड़ी। और सोलर प्लेट में क्या है, अणु उपस्थित है। हर चीज अणु परमाणुओं से मिलकर ही बनी होती है। तो अब देखिए इसमें कंसेप्ट समझे हम, तो समझो सोलर प्लेट से कि जब किसी अणु परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, क्या दे रहे हैं हम, ऊर्जा। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब किसी अणु परमाणुओं को ऊर्जा दी जाती है तो उनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ढीले बंधे होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी कक्षा को क्या होते हैं, छोड़ देते हैं और निष्कासित हो जाते हैं। मतलब यहाँ अणुओं से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम वायर के थ्रू किससे अटैच कर देते हैं, बैटरी से, और बैटरी क्या हो जाती है हमारी, चार्ज। तो ये कंसेप्ट है, वापस से समझो।
जब किसी अणु परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है, तो जब किसी अणु परमाणुओं को ऊर्जा दी जाएगी तो उनके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पतली गली से निकल लेते हैं। अब निकलेंगे कहाँ अटैच कर देंगे इसको बैटरी से, तो बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये कंसेप्ट बेसिक है, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान रखना। सेम कंसेप्ट कहाँ, अब देखो प्रकाश कहाँ से आया, तो प्रकाश की अभिक्रिया दिन में चलती है, तो दिन में तो प्रकाश होता ही है, और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है, और जैसे ही प्रकाश पड़ेगा अणु परमाणुओं पर तो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन स्टोर कर लिए। ये कंसेप्ट हो गया सोलर प्लेट। अब हम हमारी पत्तियों से समझते हैं, पत्तियों का मतलब हरित लवक से समझते हैं। तो हरित लवक में देखो ये एक अभिक्रिया केंद्र है और इसके चारों ओर सहायक वर्णक अणु हैं। तो देखो जब प्रकाश पड़ेगा, मतलब दिन होगा तो प्रकाश पड़ेगा इस पर, तो प्रकाश किस पर पड़ेगा, सहायक वर्णक अणुओं पर पड़ेगा। क्या पड़ा, प्रकाश, और प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा, अभी देखा था हमने। तो बस वही कंसेप्ट काम कर रहा है, समझना। तो देखो यहाँ पर कौन है ये, सहायक वर्णक अणु। क्या पड़ा, प्रकाश, प्रकाश का मतलब ऊर्जा। अभी देखा हमने, अभी समझा यहाँ पर कि जब किसी अणु परमाणुओं को क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो वो किसका उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो हम एक इलेक्ट्रॉन से समझते हैं, बहुत सारे निकलते हैं पर हम एक को लेंगे। तो मान लो इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर प्रकाश पड़ा, समझना। मान लो जैसे ही सहायक वर्णक अणुओं पर प्रकाश मतलब ऊर्जा पड़ेगी, तो यहाँ से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। अब ये तुमने केमिस्ट्री में और थोड़ा बहुत आता हो तो ये पढ़ा होगा कि जब एक अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा तैयार बैठा रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है वो पैसे वाला है, तो एक भिखारी और तैयार बैठा रहता है कि इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो जैसे ही कोई सहायक वर्णक अणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत किसके द्वारा ले लिया जाएगा, दूसरे के द्वारा। दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और किसी भी अणु परमाणु की अगर ऊर्जा बढ़ती है तो उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान रखना। अब हर एक अणु परमाणु चाहता है कि मैं स्थायी रहूं, पर उसने किसको ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और ऊर्जा बढ़ गई, मतलब अस्थायी हो गया, तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ एक दूसरे के साथ पास से घूमता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, अभिक्रिया केंद्र के पास पहुँच जाएगा। तो ये मैं एक से समझाया है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पूरे दिन निकलते रहते हैं, और कहाँ पर पहुँचते रहेंगे, अभिक्रिया केंद्र के पास पहुँचते रहेंगे। तो ये कंडीशन काम करती है हरित लवक के अंदर कि जब हरित लवक के सहायक वर्णक अणुओं पर क्या पड़ेगा, प्रकाश, प्रकाश का मतलब ऊर्जा पड़ेगी, तो उनके बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन है या सहायक वर्णक अणु है वो किसका त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। और एक इलेक्ट्रॉन जब कोई त्यागेगा तो दूसरा लेगा। तो ऐसे ये ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, अभिक्रिया केंद्र के पास। इसको और अगर बेसिक से समझना हो तो एक तरीके से और समझो। मान लो स्टूडेंट हैं, अभी घर पर हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने घर वालों से बोला कि DCI में तैयारी करनी है, द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करनी है, तो वो क्या करेंगे, तो समझो। तो वो क्या लेके चलेंगे, पहले तो घर वालों से क्या लिए उन्होंने, फीस के पैसे लिए। तो यहाँ पर फीस के पैसे किसको दर्शा रहे हैं, प्रकाश या ऊर्जा को। ऊर्जा मिल गई उनको, पैसे मिल गए। अब वो घर से चले, घर से चलने का मतलब ये देखो इलेक्ट्रॉन चल दिया, स्टूडेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और घूमता फिरता हुआ कोटा आके कहाँ पर आकर पहुँच गया, DCI। तो द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट है वो एक तरीके से क्या हो गया, अभिक्रिया केंद्र हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन सभी स्टूडेंट आकर कहाँ बैठ गए, द्रोणा DCI में आके बैठ गए। अब अभिक्रिया केंद्र तक पहुँच गए, क्या लेके आए हैं, पैसा लेके आए हैं, ऊर्जा। पैसा किसको दर्शा रहा है, ऊर्जा को दर्शा रहा है। तो सभी अभिक्रिया केंद्र पर आ गए, मतलब अभिक्रिया केंद्र क्या हो गया, एक तरीके से DCI, द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट हो गया। पहुंच गए, यहाँ पर स्टूडेंट आके बैठे हुए हैं। अब उनमें से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, तो देखो ध्यान रखना, स्टूडेंट इस टाइम कहाँ पर मौजूद हैं, अभिक्रिया केंद्र मतलब DCI पर मौजूद हैं। घर से पैसा लेके निकले, DCI पर आ गए, अभिक्रिया केंद्र पर आ गए। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने परमिशन ली कि सर हमें थोड़ा सा घूम के आना है, मार्केट जाना है। तो देखो अभी स्टूडेंट मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हुए हैं, अभिक्रिया केंद्र या DCI पर हैं। तो मैंने बोला जाओ मार्केट में, काम है चले जाओ। तो स्टूडेंट कहाँ से चलेगा, DCI मतलब अभिक्रिया केंद्र से चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से चला, मार्केट में घूम लिया। अच्छे से समझना, मार्केट में घूमा, 1-2 घंटे हो गए इसको बाद में थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि यार मुझे घर वालों ने तैयारी करने भेजा है और मैं क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। इसका माथा खराब हुआ,
और ये वापस से तुरंत कहाँ लौट आया, अभिक्रिया केंद्र पर ही लौट आया, मतलब DCI पर ही लौट आया। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला घूम फिरकर वहाँ ही आ गया। ये कंसेप्ट काम कर रहा है यहाँ पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला, अभिक्रिया केंद्र से चला, मतलब DCI से चला, घूम फिर के वापस कहाँ गया, DCI पर ही आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से चले और वापस कहाँ पर आ जाए, अभिक्रिया केंद्र पर ही आ जाए, तो उस प्रक्रम को बोलते हैं हम चक्रीय। चक्रीय का मतलब ही होता है चक्र का पूरा होना, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से चले वहाँ वापस आ जाए, उसे बोलेंगे चक्रीय प्रक्रम। तो अब देखो चक्रीय प्रक्रम में समझना, इलेक्ट्रॉन या स्टूडेंट कहाँ से गया, अभिक्रिया केंद्र या DCI से गया और घूम फिर कर वापस DCI में ही आ गया। तो क्या DCI में स्टूडेंट की कमी हुई? नहीं हुई। एक गया था वापस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। अब इलेक्ट्रॉन कैसे कमी क्या होता है तो वो आगे देखेंगे पूरा का पूरा, अभी 2 मिनट रुको। तो चक्रीय प्रक्रम में इतना ध्यान रखना भी कि इलेक्ट्रॉन एक बार घूमने जाएगा पर वापस कहाँ जाएगा, अभिक्रिया केंद्र पर आ जाएगा। और जब एक बार इलेक्ट्रॉन घूम फिर के आएगा कितने ATP बना के लाएगा, 2 ATP। वो देखेंगे आगे डिटेल में पूरा का पूरा। अब देखते हैं चक्रीय प्रक्रम के बारे में समझते हैं। ये तो हो गया चक्रीय। अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया के ही भाग हैं दोनों, चक्रीय और अचक्रीय। तो चक्रीय समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन गया वापस आ गया। अब देखते हैं इस बार वापस से वही घर से चले स्टूडेंट, DCI आके पहुंच गए। DCI आने का मतलब अभिक्रिया केंद्र पर आ गए। अब मुझसे दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर मुझे भी मार्केट जाना और घूम फिर के आना है, मैंने उसको भेज दिया। इस बार इलेक्ट्रॉन वही कहाँ से गया, अभिक्रिया केंद्र से ही गया, पर इस बार वो वापस लौट के ही नहीं आया। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से गया पर वापस ही नहीं आया, रास्ते में ही रुक गया, मजे लेने लग गया। तो समझना इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से गया वापस ही नहीं आया, तो चक्र पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं हम कौन सा प्रक्रम, अचक्रीय प्रक्रम। ये मेन है, इसको समझना, अचक्रीय प्रक्रम। तो देखो चक्रीय समझ में आया, इलेक्ट्रॉन चलेगा वापस आ जाएगा। अचक्रीय का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सही अभिक्रिया केंद्र से पर वापस नहीं आएगा। तो अब कंसेप्ट समझना कि अचक्रीय प्रक्रम में अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन गया वापस ही नहीं आया। तो सोचना अगर DCI से ऐसे इलेक्ट्रॉन या स्टूडेंट गए और वापस ही नहीं आए तो एक दिन DCI में कोई बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो स्टूडेंटों को वापस बुलाना पड़ेगा, मतलब पूर्ति करनी पड़ेगी स्टूडेंटों की। तो समझना अभिक्रिया केंद्र से अचक्रीय प्रक्रम में जो इलेक्ट्रॉन गया वो वापस नहीं आया, तो ऐसे तो अभिक्रिया केंद्र पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही पूरा करने के लिए किसको तोड़ा जाता है, जल के अणु को। याद रखना ये जल का अणु टूटेगा किसकी पूर्ति के लिए, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए। और जैसे ही हमने पढ़ा था रूबेन कामेन हासिद में कि ऑक्सीजन जो निकलती है वो किससे निकलती है, जल के अणुओं से निकलती है। तो समझ लेना बच्चे से, जल को क्यों तोड़ा हमने, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए, क्योंकि अचक्रीय प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन नहीं आया वापस, तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जल के अणु को तोड़ा हमने। तो जल के अणु को तो तोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जल के अणु को तोड़ा जाता है तो साथ में क्या और निकल जाती है, ऑक्सीजन निष्कासित हो जाती है। तो मुझे अब यहाँ पर एक चीज का जवाब दो, अचक्रीय प्रक्रम में जल के अणु को तोड़ने का मकसद क्या था, ऑक्सीजन निकालना या इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना। तो नो डाउट जल के अणु को तोड़ने का मेन मकसद था किसकी पूर्ति कराना, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कराना। पर साथ में क्या और निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। तो ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब ये हुआ हमारा टारगेट ऑक्सीजन निकालना था क्या, नहीं था। इसीलिए हम जो ऑक्सीजन है इसको क्या बोलते हैं, उप उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उप उत्पाद। इसको उत्पाद तब बोलते हैं जब हमारा टारगेट होता है ऑक्सीजन निकालना। हमने जल के अणु को किसकी पूर्ति के लिए तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए तोड़ा है, पर साथ में क्या निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई। इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, उप उत्पाद। तो अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वो क्या पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि पादप ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछ ले तुमसे कि पादप ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको अभी जवाब गलत देते हैं। तो देखो यहीं से देख लो, इसको समझ लो। तो चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम में देखो, तो वापस से देखो, चक्रीय प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन गया था वो वापस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई, तो जल के अणु को नहीं तोड़ा, मतलब चक्रीय प्रक्रम में ऑक्सीजन नहीं निकली, कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया था वापस आ गया। पर अचक्रीय प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन गया था वो वापस नहीं आया, वापस नहीं आया तो किसके अणु को तोड़ा, जल के अणु को। तो क्या निकल गई, ऑक्सीजन और निकल गई। इसका मतलब ये दोनों ही काम कब हो रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब दिन में हो रहे हैं।
इसका मतलब पादप ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? दिन में छोड़ते हैं, ध्यान रखना। पादप ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? दिन में, और वो भी किस में छोड़ेंगे? अचक्रीय प्रक्रम में, क्योंकि अचक्रीय प्रक्रम में जो इलेक्ट्रॉन गया था घूमने वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया तो इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए किसको तोड़ा गया? जल के अणु को तोड़ा गया, तो क्या निकल गई? ऑक्सीजन निकल गई। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में? तो ये काम होते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया में। सहायक वर्णक अणुओं पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते कहाँ पर पहुंचेंगे? अभिक्रिया केंद्र मतलब DCI पर पहुंचेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमने जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर वापस आ गया तो मतलब चक्रीय प्रक्रम हो गया, और घूम फिर कर अगर वापस नहीं आया तो कौन सा हो गया? अचक्रीय। अगर इलेक्ट्रॉन घूम फिर कर वापस नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी अभिक्रिया केंद्र पर। इस कमी को पूरा करेगा जल का अणु, इसको तोड़ा जाएगा तो साथ में क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन। तो इतना ध्यान रखना कि जल के अणु को किस में तोड़ा जाता है? चक्रीय प्रक्रम में तोड़ा जाता है, और साथ में क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन। तो पादप ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? दिन के समय छोड़ते हैं, ध्यान रखना है इसको। तो ये था प्रकाशिक अभिक्रिया का कंसेप्ट पूरा का पूरा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के कितने भाग हो गए? दो हो गए, एक चक्रीय हो गया और एक क्या हो गया? अचक्रीय। ये चक्रीय चक्रीय शब्द किसने दिए थे? अर्नोन ने दिए थे। तो अर्नोन ने प्रकाशिक अभिक्रिया को, प्रकाशिक अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम क्या है? हेल अभिक्रिया, कब संपन्न होगी? दिन में। किसका निर्माण होगा? ATP निर्माण। और प्रकाशिक अभिक्रिया या हेल अभिक्रिया को कौन सा वैज्ञानिक आया? अर्नोन। कितने भागों में बांटा? दो। एक नाम दिया चक्रीय प्रक्रम, या चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण भी बोल देते हैं, और दूसरा है अचक्रीय प्रक्रम। तो ये कंसेप्ट समझ में ही आ गया। चक्रीय प्रक्रम मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा वापस आ जाएगा, चक्रीय हो गया। अचक्रीय मतलब इलेक्ट्रॉन चलेगा पर वापस नहीं आएगा। कहाँ पर? अभिक्रिया केंद्र पर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जल के अणु को तोड़ना है तो साथ में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। मैंने तुमको बताया था चक्रीय प्रक्रम में कौन काम करता है? PS फर्स्ट कार्य करता है। अचक्रीय प्रक्रम में कौन काम करते हैं? तो PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट देख चुके हैं हम। और इमर्सन अर्नोल्ड को याद करो। PS फर्स्ट कब काम करता है? 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश पर काम करता है। और PS सेकंड कब काम करता है? 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश पर काम करता है। तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, बेसिकों को PS फर्स्ट और सेकंड के बारे में कंप्लीट देख चुके हैं। अब हमें प्रकाशिक अभिक्रिया देखनी है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम किस प्रक्रम की बात करेंगे? चक्रीय प्रक्रम की बात करेंगे कि चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है क्या नहीं होता। तो चक्रीय प्रक्रम को समझना है ढंग से। पूरा कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया कि इलेक्ट्रॉन चलेगा वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो चक्रीय प्रक्रम समझना है हमको। नंबर फर्स्ट देखते हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम या चक्रीय फास्फोरिलीकरण भी बोलते हैं इसको। तो समझना कब चलेगा? दिन में चलेगा, नो डाउट। पहले ही पता है प्रकाशिक अभिक्रिया दिन में ही संपन्न होती है। हमें पता है चक्रीय प्रक्रम में कौन काम करेगा? PS फर्स्ट कार्य करेगा। PS फर्स्ट कार्य करेगा, ये ध्यान रखना मैं। और PS फर्स्ट कब काम करता है? 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य पर काम करता है, ये ध्यान रखना। तो अब ये हमको चक्रीय प्रक्रम देखना है। तो पहले ही हम डायग्राम देख चुके हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया देखी थी तब क्या अरेंजमेंट होता है हरितलवक के अंदर। तो इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। देखूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं नोट करूँगा यहाँ पर, अच्छे से देखना। वही एक कौन होगा? अभिक्रिया केंद्र होगा, और उसके चारों ओर कौन होंगे? वही सहायक वर्णक अणु होंगे। सहायक वर्णक अणु होंगे। तो ये कौन हो गया? अभिक्रिया केंद्र। और ये कौन हो गए? सहायक वर्णक अणु। अब देखो कौन सा वर्णक तंत्र काम करेगा इसमें? PS फर्स्ट। तो ये पूरा अरेंजमेंट PS फर्स्ट का है क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में PS फर्स्ट काम करता है। तो देखो यहाँ पर PS फर्स्ट कब काम करता है? 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वाली तरंग दैर्घ्य पर काम करता है। तो उसको याद रखने का तरीका इससे भी लगा सकते हो कि चक्रीय प्रक्रम का जो अभिक्रिया केंद्र होता है तो इसमें PS फर्स्ट काम करता है, 680 से ज़्यादा पर काम करता है, तो इसका नाम है P700, P700। अभिक्रिया चक्रीय प्रक्रम का जो अभिक्रिया केंद्र है उसका नाम है P700, P700।
याद भूल भी जाओ तो याद रखना पीएस फर्स्ट कब काम करता है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा पर काम करता है, ज़्यादा मतलब P700। तो वही कंसेप्ट काम करेगा। दिन होगा तो दिन होते ही क्या पड़ेगा, सहायक वर्णक अणुओं पर प्रकाश। प्रकाश क्या है, ये एक ऊर्जा। जैसे ही ऊर्जा पड़ेगी तो अणुओं से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते एक दूसरे के पास जाते हुए कहाँ पर पहुँच जाएंगे, अभिक्रिया केंद्र के पास, वही DCI में पहुँच गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, ऑटो पकड़ेगा और ऑटो से मार्केट घूम के आएगा। तो समझने के लिए ऑटो से देख लो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र पर इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था स्टूडेंट DCI में आ गए, अब घूमने जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चलेगा, सबसे इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से चला वो सबसे पहले जाएगा किसके पास, FRS। FRS होता है फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो कि क्या है, एक फेरस सल्फर प्रोटीन है, फेरस सल्फर प्रोटीन। तो पहला क्वेश्चन ये आया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा, FRS के पास, मतलब पहला ऑटो याद रखना कौन होगा, FRS। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रीय प्रक्रम में अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है उसका प्रथम ग्राही कौन है। तो प्रथम ग्राही होता है FRS। कौन होता है, FRS होता है, जो कि एक फेरस सल्फर प्रोटीन है, फेरस रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन FRS से आगे बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन वाहक हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने वाले। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक कौन हुआ, FRS हुआ। FRS से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा और किसके पास पहुंचता है, FD के पास। किसके पास पहुंचता है, FD, फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचता है, फेरोडॉक्सिन के पास पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ, FRS। FRS से कहाँ पहुंचा, FD। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कुछ ही समय पहले किसको खोजा गया है, FRS को। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, FRS है। पर यदि अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि चक्रीय प्रक्रम में अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, और ऑप्शन में FRS ना हो, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर FRS ऑप्शन में नहीं हो तो किसको टिक करना, FD को। किसको टिक कर देना, FD को। क्यों, क्योंकि जब तक FRS की खोज नहीं हुई थी तब तक वैज्ञानिक किसको मानते थे, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही FD को मानते थे, ये ध्यान रखना। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ, FRS। ऑप्शन में ना हो तो किसको टिक करना, FD को। तो अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन गया सबसे पहले FRS के पास पहुंचा, FRS से कहाँ गया, FD के पास। FD से आगे बढ़ेगा, कहाँ पर जाएगा, साइटोक्रोम। CT का मतलब है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, साइटोक्रोम B6 से जाएगा साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम F से चलेगा कहाँ, PC। PC यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन की खासियत होती है कि ये कैसी होती है, कॉपर युक्त या तांबा युक्त। क्या है ये, क्रोमोप्रोटीन है, नीले रंग की। तो याद रखना यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रक्रम में कॉपर युक्त या तांबा युक्त क्रोमोप्रोटीन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, PC। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ पहुंचा है, PC के पास, और PC से इलेक्ट्रॉन को वापस किसको ट्रांसफर कर देगी, अभिक्रिया केंद्र के पास। तो देखो ये चक्रीय प्रक्रम के मेन इलेक्ट्रॉन वाहक हमने लिए हैं, तो अच्छे से समझना इसको। सबसे पहले प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते किसके पास पहुंच गए, अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंच गए। अब इनको घूम के आना है, और अब ये हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो वापस से अभिक्रिया केंद्र के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा ऊर्जा लेके। सबसे पहले इसका ग्राही कौन होगा, FRS होगा। FRS ऑप्शन में ना हो तो कौन होगा, FD होगा। FD से इलेक्ट्रॉन चलेगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से कहाँ पर, PC के पास। PC बोले तो प्लास्टोसाइनिन, और ये प्लास्टोसाइनिन जो है ये क्या होती है, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर युक्त या तांबा युक्त होती है, ध्यान रखना इसको। और कैसे रंग की होती है, नीले रंग की क्रोमोप्रोटीन है ये। और ये वापस से इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगी, अभिक्रिया केंद्र को। तो देखो हमने जो बेसिक कंसेप्ट समझा था वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखो। तो चक्रीय प्रक्रम में अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन चला वो घूम फिर के देखो वापस आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्या, नहीं हुई। तो जल के अणु को तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी।
तो चक्रीय प्रक्रम में याद रखना अभिक्रिया केंद्र पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो वापस आ जाता है, तो जल के अणु को नहीं तोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है कि चक्रीय प्रक्रम में एक बार इलेक्ट्रॉन घूमने जाता है तो कितने एटीपी बना के आता है, 2 एटीपी। तो यहाँ पर याद रखना कितने एटीपी निकाल दो, 2 एटीपी, 1 और 2 एटीपी। तो ये आ गया पूरा का पूरा तुम्हारा चक्रीय प्रक्रम कंप्लीट हुआ। तो वापस से एक बार चक्रीय प्रक्रम को वापस से देखो। तो चक्रीय प्रक्रम कब चलेगा, दिन में, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया का भाग है तो दिन में ही संपन्न होगा। कौन काम करेगा, पीएस फर्स्ट काम करेगा। कब काम करता है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा पर काम करता है। तो 680 पर काम ज़्यादा पर काम करता है तो पीएस फर्स्ट जो काम कर रहा है इसका अभिक्रिया केंद्र होगा P700, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा सहायक वर्णक अणुओं से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुंचेंगे, अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंचे। अभिक्रिया केंद्र पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये घूमने जाएंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा FRS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है चक्रीय प्रक्रम में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, जो अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका प्रथम ग्राही कौन है। तो प्रथम ग्राही होगा FRS। अगर FRS ऑप्शन में ना हो तो किसको टिक करना है, FD को, क्योंकि पहले वैज्ञानिक किसको मानते थे, FD को। बाद में कौन खोजा गया, FRS। देन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F और PC से होता हुआ वापस कहाँ जाएगा, अभिक्रिया केंद्र पर आ जाएगा। यह एक क्वेश्चन जो और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो किससे पूछा जाता है, PC से पूछा जाता है। PC से क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्योंकि PC में क्या पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है। कॉपर बोले तो तांबा मिलता है। तो तांबा युक्त क्रोमोप्रोटीन कौन सी है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन है, PC है। और ये PC इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगी, वापस से अभिक्रिया केंद्र को दे देगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई क्या, नहीं हुई। तो जल के अणु को तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और जब एक बार इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। तो ये पूरा चक्रीय प्रक्रम है, इसको अच्छे से देख लो। चक्रीय प्रक्रम कंप्लीट हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्रकाशिक अभिक्रिया के चक्रीय प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, तो आंसर होगा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो घूम फिर के वापस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गया अभिक्रिया केंद्र पर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई तो जल के अणु को नहीं तोड़ा जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। और यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन, FRS। ऑप्शन में ना हो तो FD। इलेक्ट्रॉन घूमा, PC के बारे में ध्यान रखना, कॉपर युक्त या तांबा युक्त क्रोमोप्रोटीन है, प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं, नीले रंग की होती है। अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, P700 होता है। और मेन चीज ध्यान रखना, चक्रीय प्रक्रम में कार्य कौन करेगा, PS फर्स्ट कार्य करेगा। और PS फर्स्ट में जो अरेंजमेंट होता है उसका अभिक्रिया केंद्र क्या होगा, P700 होगा। तो ये हुआ चक्रीय प्रक्रम। तो पूरे दिन चक्रीय प्रक्रम चलेगा, 2-2 के हिसाब से ATP बनते रहेंगे, तो पूरे दिन में बहुत सारे ATP बन के आ जाएंगे। और अभी तो कौन सा प्रक्रम और बाकी है, अचक्रीय प्रक्रम। तो अचक्रीय प्रक्रम और बाकी है, उसको देखते हैं। तो सेकंड जो प्रकाशिक अभिक्रिया का भाग है वो है अचक्रीय प्रक्रम। अचक्रीय प्रक्रम, जिसका एक नाम और है जेड स्कीम भी बोला जाता है इसको, जेड स्कीम। और इसमें हम देख चुके हैं अचक्रीय प्रक्रम में कब काम करेगी, ये भी दिन में ही काम करेगी क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया का भाग है। और इसमें कौन काम करते हैं, PS सेकंड तथा PS फर्स्ट दोनों मिलके कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करेंगे। ये मेन फंडा है, ध्यान रखना। दोनों मिलकर काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये इसको कंप्लीट। तो तीनों प्रकाश संश्लेषण का बेसिक से लेके यहाँ तक कि तीनों वीडियोज उपलब्ध हैं, उनको जाके देखो। यहाँ से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।